हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। तो फ्रेंड्स, चलिए आज होम साइंस का एक और इंटरेस्टिंग टॉपिक हम लोग डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो आज के सेशन में हम लोग डिस्कस करेंगे ब्लड सर्कुलेशन सिस्टम, ठीक है, या फिर रक्त परिसंचरण तंत्र के बारे में। इसको हम लोग दो पार्ट में पढ़ेंगे। आज के सेशन में हम लोग डिस्कस करेंगे केवल रक्त के बारे में, यानी कि इसमें कौन कौन से पदार्थ जुड़े होते हैं और किन किन पदार्थों से यह मिलकर बना होता है, उन पदार्थों का क्या काम है हमारी बॉडी में। ठीक है, और दूसरे पार्ट में हम लोग इसके सिस्टम को पढ़ेंगे, यानी रक्त परिसंचरण तंत्र को पूरा डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले स्टार्ट करेंगे कि ब्लड होता क्या है। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। फिर रक्त चमकीले रंग का लाल रंग का एक तरल पदार्थ है जो हृदय में एकत्र रहता है। ध्यान दीजिएगा, बॉडी जो है, बॉडी में ब्लड कहाँ एक स्टोर होती है, तो हृदय में स्टोर होती है। बाकी सब जगह तो वह तरल अवस्था में जो है वह संचरित होती रहती है। देखिए इस तरीके से बॉडी के हर एक पार्ट में ब्लड जो है वह सर्कुलेट होता रहता है, लेकिन स्टोर कहाँ रहता है, तो वह स्टोर रहता है हृदय में। ठीक है, और यहीं से संपूर्ण शरीर में भी पहुंचता है। वास्तव में रक्त का रंग लाल नहीं होता, बल्कि यह पीले रंग का एक तरल पदार्थ होता है। ठीक है, सूक्ष्मदर्शी यंत्र से देखने पर इस तरल पदार्थ में जो प्लाज्मा है दिखता है, उसमें कुछ सफ़ेद और लाल रंग की असंख्य कणिकाएं और उक्त बिंबाणु होते हैं, जिन्हें कि प्लेटलेट्स कहते हैं। अब देखिए, इसको इस तरीके से समझेंगे तो हम लोग को ज़्यादा आसानी रहेगी। सपोज यह ब्लड है, ठीक है, इस तरीके से ये यहाँ से समझिए, ये ब्लड है, ब्लड की एक बूंद है। अब देखिए इसमें कौन कौन से पार्ट जुड़े होते हैं, ब्लड किन किन यानी कि कंपोजिशन कौन कौन से पदार्थों से मिलकर बना होता है। तो सबसे पहले देखिए रक्त कणिकाएं, यानी कि ब्लड कार्सेल्स, ठीक है, जिसको कि ब्लड कार्सेल्स कहते हैं। रक्त कणिकाएं और प्लाज्मा से मिलकर क्या बनता है, तो रक्त। अब देखिए आप लोग थोड़ा सा कंफ्यूज होंगे, तो देखिए अभी ये दो भाग में डिवाइड है कि रक्त कणिकाएं और प्लाज्मा मिलकर क्या बनाते हैं, रक्त का निर्माण करते हैं। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर देखिए रक्त कणिकाएं, ये रक्त कणिकाएं भी देखिए कई भागों में विभाजित हो जाती हैं। देखिए रक्त कणिकाएं, एक तो आरबीसी यानी रेड लाल रक्त कणिकाएं, श्वेत रक्त कणिकाएं और प्लेटलेट्स। ठीक है, आरबीसी रेड ब्लड कार्सेल्स यानी कि लाल रक्त कणिकाएं, डब्ल्यूबीसी व्हाइट ब्लड कार्सेल्स यानी कि श्वेत रक्त कणिकाएं, और क्या है, प्लेटलेट्स। ये सारी चीज़ें मिलकर क्या बनाती हैं, तो ये सारी चीज़ें मिलकर रक्त का निर्माण करती हैं। ठीक है, रक्त कणिकाएं और प्लाज्मा मिलकर रक्त का निर्माण करते हैं। और रक्त कणिकाओं में कौन कौन से पदार्थ शामिल होते हैं, तो आरबीसी, डब्ल्यूबीसी और प्लेटलेट्स। ध्यान से समझिएगा। अब देखिए यहाँ पर यह समझाने की कोशिश की गई है कि रक्त की जो लाल रंग होता है वह तो हीमोग्लोबिन की उपस्थिति के कारण होता है, जो कि आरबीसी में रहता है। ठीक है, अगर आरबीसी को, डब्ल्यूबीसी और प्लेटलेट्स यानी कि रक्त कणिकाओं को निकाल दिया जाए तो हमारी बॉडी में बचता क्या है, तो प्लाज्मा। अब यहाँ से समझिए कि प्लाज्मा, अब यहाँ पर सिर्फ प्लाज्मा है, ये कणिकाएं नहीं है, ओनली क्या है, तो प्लाज्मा। प्लाज्मा एक क्या है, वही ये बताया है कि प्लाज्मा एक पीले रंग का तरल पदार्थ है जो कि हमारी बॉडी में उपस्थित रहता है। इसमें देखिए, इसमें 90% जो है जल रहता है। प्लाज्मा में 90% जल और 10% बाकी सारे लवण और पोषक पदार्थ जो है वह उपस्थित होते हैं। यानी कि प्लाज्मा में सर्वाधिक किसकी मात्रा पाई जाती है, तो प्लाज्मा में सर्वाधिक मात्रा पाई जाती है जल की। ठीक है, यहाँ तक कॉन्सेप्ट समझ में आया। आई थिंक चीज़ें इससे बेहतर मैं नहीं समझा पाऊंगी। अगर समझ में आया तो प्लीज़ वीडियो को फटाफट से लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। तो ये समझ में आ गया कि लाल ब्लड में जो है वह दो चीज़ें शामिल होती हैं, दो पदार्थ मिलकर बनाते हैं ब्लड को, एक तो रक्त कणिकाएं और प्लाज्मा। अब रक्त कणिकाएं भी तीन पार्ट में डिवाइड होती हैं, आरबीसी, डब्ल्यूबीसी और प्लेटलेट्स। ठीक है, अब यहाँ पर हम लोग प्लाज्मा में के बारे में इंपॉर्टेंट पॉइंट जाना कि 90% इसमें जल होता है और 10% जो होते हैं लवण और बाकी पोषक पदार्थ होते हैं। एक और इंपॉर्टेंट पॉइंट होता है प्लाज्मा में, देखिए प्लाज्मा में ही फाइब्रिनोजेन, आप लोगों ने नाम सुना होगा, फाइब्रिनोजेन। फाइब्रिनोजेन क्या है, यह एक तरह का प्रोटीन है जो कि कहाँ पाया जाता है, जो कि पाया जाता है प्लाज्मा में पाया जाता है। फाइब्रिनोजेन प्रोटीन ये क्या करता है, यह रक्त के जमने में सहायक होता है। ठीक है, रक्त के जमने में सहायक होता है कौन, फाइब्रिनोजेन नामक प्रोटीन, जो कि हमारे ब्लड में कहाँ रहता है, हमारे ब्लड में रहता है प्लाज्मा में।
ठीक है, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट था, इसलिए मैंने आप लोगों को इसको अलग से बताया कि फाइब्रिनोजिन नामक प्रोटीन रक्त के जमने में सहायक होता है। आप लोगों को पता होगा, लेकिन यह ब्लड में रहता है। ब्लड के किस पार्ट में रहेगा, तो ज़्यादा डिटेल में अगर पूछ लिया तो प्लाज्मा में होता है। ठीक है, अगर सिर्फ रक्त में पूछा तो रक्त में फाइब्रिनोजिन नामक प्रोटीन है जो कि इसके जमने में सहायक होता है। ये तो वन लाइन में है, लेकिन और डिटेल अगर पूछे कि रक्त में भी किस पार्ट में होता है, तब आप लोग लगाइएगा प्लाज्मा। ठीक है, यहाँ तक चीज़ें समझ में आ गई। अब आगे बढ़ते हैं। अब आरबीसी, डब्ल्यूबीसी और प्लेटलेट्स को एक एक करके हम लोग डिस्कस करेंगे। फ्रेंड्स, एक और बात, मुझे बार बार क्वेरीज आती है कि मैम आप किस बुक से डिस्कस करती हैं। तो देखिए, ये है राजीव पब्लिकेशन की बुक है, होम साइंस की है। देखिए, उत्तर प्रदेश सरकारी गजट उत्तर प्रदेश भाग 4 में यह प्रकाशित है। और देखिए 2020-21 के सिलेबस के लिए, यानी कि नया सिलेबस पे आधारित यह पुस्तक है। राजीव पब्लिकेशन की है, क्लास 12 की बुक है, ध्यान से समझिएगा, क्लास 12 की बुक है। और इसके राइटर देख लीजिए, सत्यवती पांडे हैं। ठीक है, मैं बार बार आप लोगों को कहती हूँ कि आप लोग टेक्स्ट बुक जो है वो प्रिफर करिए। टेक्स्ट बुक से बेहतर कंपटीशन की तैयारी के लिए और कुछ भी नहीं होता, चाहे कोई भी कंपटीशन हो। अगर आप टेक्स्ट बुक पे आपका कमांड रहेगा, आपके चैप्टर पे आपका कमांड रहेगा, तो चीज़ें बहुत ही ज़्यादा जो है ईजी हो जाती है कोई भी कंपटीशन पिक करने के लिए। ठीक है, यहाँ अब ये तो खत्म हो गया। अब हम लोग डिस्कस करेंगे ब्लड के बारे में। देखिए, अब देखते हैं रेड ब्लड कार्सल्स, यानी कि लाल रक्त कणिकाओं के बारे में डिस्कस करेंगे। केवल इंपॉर्टेंट पॉइंट को ही मैंने अंडरलाइन किया है, उसी को हम लोग देखेंगे। तो देखिए, जन्म स्थान कहने का मतलब लाल रक्त कणिकाओं का निर्माण शिशु में जन्म से पूर्व, यानी गर्भावस्था में कहाँ होता है, तो प्लीहा में होता है। प्लीहा, जिसे कि हम लोग तिल्ली भी कहते हैं, कहाँ होता है, गर्भावस्था में प्लीहा में होता है। जबकि जन्म के बाद अस्थि मज्जा में होता है। ठीक है, ये समझ में आ गया कि अगर जन्म के पहले पूछे, यानी गर्भावस्था में रक्त का विकास कहाँ होता है, तो रक्त का जन्म होता है तिल्ली यानी कि प्लीहा में। और जन्म के पश्चात कहाँ होता है, अस्थि मज्जा में। इसमें भी सबसे अधिक कहाँ होता है, तो सबसे अधिक रीढ़ की मज्जा में होता है रक्त का निर्माण। यहाँ तक समझ में आ गया। आगे देखते हैं, इनकी आयु लगभग 4 मास होती है, यानी कि लाल रक्त कणिकाओं की आयु हमेशा पूछता है, अक्सर करके पूछ लेता है कोई भी कंपटीशन में कि लाल रक्त आरबीसी की आयु कितनी होती है, तो 4 मास। 4 मास दिन में डिवाइड करेंगे तो 120 दिन। ध्यान से समझिएगा, 120 जो है वह डेज, यानी कि 4 तिहाई 12 हो गया। ठीक है, इस तरीके से क्या है, 4 माह जो है इसकी आयु होती है आरबीसी की। इसके बाद क्या हो जाता है, यह नष्ट होता है। अब यह नष्ट कहाँ होता है, तो यह नष्ट भी होता है कहाँ पर आके, प्लीहा में। प्लीहा को ही आरबीसी का कब्रिस्तान भी कहा जाता है। इंपॉर्टेंट पॉइंट है, आप लोग इसको अलग से नोट कर लीजिएगा कि आरबीसी का कब्रिस्तान क्या है, तो वो प्लीहा, जिसे कि स्प्लिन या फिर तिल्ली भी हम लोग कहते हैं। ठीक है, यहाँ तक चीज़ें समझ में आ गई। अब देखिए, आगे देखते हैं कि इसकी गणना कैसे की जाती है। तो देखिए, ऐसा अनुमान है कि एक स्वस्थ पुरुष के 1 घन मिलीलीटर रक्त में 50 लाख, पुरुष में कितना, 1 घन मिलीलीटर रक्त में 50 लाख, तथा एक स्वस्थ स्त्री के शरीर में 1 घन मिलीलीटर रक्त में 45 लाख का लाल रक्त यानी आरबीसी के कण जो है वह पाए जाते हैं। ठीक है, 50 लाख पुरुषों में और 45 लाख स्त्रियों की बॉडी में पाए जाते हैं। अब देखते हैं लाल रक्त कणों के निर्माणक तत्व कौन कौन चीज, किन किन चीज़ों से मिलकर आरबीसी का निर्माण होता है। तो आरबीसी में देखिए, हीमोग्लोबिन क्या है, यह एक तरह का प्रोटीन है। इसी के कारण आरबीसी का रक्त का कण क्या होता है, लाल होता है। किसके कारण, रक्त में उपस्थित हीमोग्लोबिन के कारण। और हीमोग्लोबिन क्या है, हीमोग्लोबिन एक तरीके का प्रोटीन है। ठीक है, लाल रक्त कणों में हीमोग्लोबिन जो लोहे तथा प्रोटीन तत्वों का मिश्रण होता है। इन आरबीसी में हीमोग्लोबिन एक तरह का प्रोटीन है। इसमें प्रोटीन के साथ साथ क्या है, आयरन भी शामिल होता है, पर्याप्त मात्रा में पाया जाता है। यह मिश्रण ही रक्त को लाल रंग प्रदान करता है, यानी हीमोग्लोबिन ही रक्त को लाल रंग प्रदान करता है। यहाँ तक चीजें समझ में आ गई। अब देखिए, अब आरबीसी का काम देखिए। आरबीसी हीमोग्लोबिन ऑक्सीजन को आकर्षित करता है, इसलिए जब फुफ्फुसों के अंदर कोशिकाओं में प्रवाहित होता है तो वायु में ऑक्सीजन को अपनी ओर खींच लेता है। तत्पश्चात शरीर परिभ्रमण के अंतर्गत विभिन्न ऊतकों को ऑक्सीजन प्रदान करता है, जिससे कि कार्बोहाइड्रेट तथा वसा को जलाकर उष्ण तथा ऊर्जा का उत्पादन होता है। कहने का मतलब यह है कि हीमोग्लोबिन क्या करता है, ऑक्सीजन को अट्रैक्ट करता है, अपनी ओर आकर्षित करता है, जिससे कि क्या होता है, अपनी ओर जब हम सांस लेते हैं ऑक्सीजन जब हमारी बॉडी के अंदर जाती है तो ब्लड क्या करता है, उनको अपनी ओर आकर्षित करता है, अपनी ओर आकर्षित करके अपने में संभाल लेता है। और फिर क्या करता है, रक्त के जरिए हमारी शरीर के सभी ऊतकों, सभी कोशिकाओं तक रक्त के जरिए ऑक्सीजन का परिवहन करता है। यानी कि ऑक्सीजन का परिवहन कौन करता है, तो आरबीसी करता है। ठीक है, तो
जब ऑक्सीजन का परिवहन करता है तो उसके साथ साथ क्या होता है कि ऊष्मा कार्बोस, यहाँ पर देख लेते हैं हम लोग, परिभ्रमण करता है, जिससे कार्बोहाइड्रेट तथा वसा को जलाकर, यानी जिससे कि कार्बोहाइड्रेट और वसा को जलाकर ऊष्मा तथा ऊर्जा का उत्पादन होता है। यानी कि जो कार्बोहाइड्रेट और वसा हमारी बॉडी में ऑब्जर्व की गई है वह जलकर क्या हमारे शरीर को ऊष्मा तथा ऊर्जा जो है प्रदान करती है। उसके बाद जलने के बाद किसी भी चीज़ को अगर हम लोग ऐसे भी जलाएं तो जलने के बाद धुएं के रूप में कार्बन डाइऑक्साइड निकलता है। तो इसी तरीके से हमारे बॉडी में कार्बोहाइड्रेट और वसा ऑक्सीजन की उपस्थिति में, ध्यान से समझिएगा, ऑक्सीजन एक ज्वलनशील गैस है। तो ऑक्सीजन की उपस्थिति में जब कार्बोहाइड्रेट और वसा जल जाती है, जलने के बाद जब हमारे शरीर को उष्ण यानी कि ऊष्मा, ऊर्जा तथा गर्मी प्रदान कर देती है, उसके बाद जलने के बाद जो बचा हुआ धुआं निकलता है, कहने का मतलब है कि जो बची हुई गैस रहती है वह किस में बदल जाती है, वह बदल जाती है कार्बन डाइऑक्साइड में। ठीक है, तो जब ऑक्सीजन हमारी बॉडी में कार्बन डाइऑक्साइड के रूप में बदल भी जाती है तब भी उसका परिवहन कौन करता है, हीमोग्लोबिन ही उसको वापस जो है वह फुफ्फुसों तक ले आता है, यानी कि हमारे हृदय तक ले आता है। उसके बाद जो है वह कार्बन डाइऑक्साइड जो है हम सांस लेते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड को फिर बाहर निकालते हैं। यही प्रक्रिया जो है वह चलती रहती है। आगे देखते हैं, जब रक्त में ऑक्सीजन की मात्रा कम हो जाती है तो उसका रंग लाल रंग बैगनी रंग में परिवर्तित हो जाता है। यहाँ तक चीज़ें समझ में आ गई। अब आगे देखते हैं, हीमोग्लोबिन ऑक्सीजन को ही नहीं वरन कार्बन डाइऑक्साइड को भी आकर्षित करता है। अभी मैंने बताया कि अगर ऑक्सीजन को आकर्षित करता है तो ऑक्सीजन में जो ज्वलनशील गैस है तो कार्बोहाइड्रेट और वसा को जलाकर हमारे बॉडी को ऊष्मा यानी कि गर्मी और ऊर्जा देने के बाद, इसलिए ऊतकों में पहुंचकर ऑक्सीजन के कुछ अंश से मुक्त होकर वहां उत्पन्न हुई, यानी जलने के बाद जब कार्बन डाइऑक्साइड यानी जो कार्बन डाइऑक्साइड गैस उत्पन्न होती है उसको जो है आरबीसी ग्रहण कर लेता है और फिर वापस क्या करता है, फिर ले आकर वापस जिस तरीके से जाता है उसी तरीके से फिर वो वापस आता है और फिर हम कार्बन डाइऑक्साइड जो है वह छोड़ते हैं श्वसन क्रिया के द्वारा। ठीक है, यहाँ तक चीज़ें समझ में आ गई। अब देखिए, लाल रक्त कणों के मुख्य काम कौन कौन से हैं। तो जीवित कोशिकाओं को शर्करा, पेप्टोन तथा जल की सहायता से शक्ति प्रदान करना, बैक्टीरिया को मारने के लिए शरीर में प्रति वर्ष एंटीटॉक्सिन की उत्पत्ति करना, यानी एंटीटॉक्सिन हमारी बॉडी में किसकी उपस्थिति के कारण जो है उत्पन्न होती है, तो हीमोग्लोबिन की उपस्थिति के कारण। आरबीसी कणिकाएं रक्त में सांद्रता को भी बनाए रखती हैं। ठीक है, यहाँ तक चीज़ें समझ में आ गई। अगर समझ में आ गई तो प्लीज़ वीडियो को बिना देर किए फटाफट से लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। इंपॉर्टेंट वीडियो आप लोगों को हमेशा इस पर मिलती रहेंगी। अब आते हैं डब्ल्यूबीसी की तरफ। अब डब्ल्यूबीसी, आरबीसी को हम लोगों ने बहुत ही अच्छे से देखा। अब देखते हैं डब्ल्यूबीसी, श्वेत रक्त कणिकाओं को। इनका भी निर्माण, ध्यान से समझिएगा कि श्वेत रक्त कणिकाएं रंग विहीन होती हैं और इनका आकार बदलता रहता है, यानी कि आरबीसी का आकार नहीं बदलता रहता है। जिस आकार में वह रहती है उसी आकार में वह स्थित रहती है, स्थिर रहती हैं, जबकि डब्ल्यूबीसी है जो अपना आकार हमेशा बदलती रहती हैं। इनकी संख्या भी अपेक्षाकृत कम होती है। कितनी होती है, तो देखिए 1000 लाल कणों में केवल 2 ही डब्ल्यूबीसी के कण पाए जाते हैं, यानी 1000 पर सिर्फ 2 कण डब्ल्यूबीसी के पाए जाते हैं। डब्ल्यूबीसी का दूसरा नाम क्या है, ल्यूकोसाइट्स। ठीक है, दूसरा नाम ल्यूकोसाइट्स है। इनका भी निर्माण कहाँ होता है, अस्थि मज्जा और लसिका में। आरबीसी का निर्माण केवल अस्थि मज्जा में होता है, जबकि डब्ल्यूबीसी का निर्माण अस्थि मज्जा के साथ साथ लसिका में भी होता है। यहाँ तक इंपॉर्टेंट है, यहाँ तक देख लिया अब हम लोगों ने। अब हम लोग देखेंगे कि डब्ल्यूबीसी कितने प्रकार के होते हैं। तो डब्ल्यूबीसी 2 प्रकार की होती है, एक तो कणिका में डब्ल्यूबीसी, दूसरा है कणिका रहित डब्ल्यूबीसी। ये नाम देख लीजिए, नाम ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहता है। तो कणिका में क्या क्या आता है, तो इओसिनोलिकल्स, बेसोफिल, न्यूट्रोफिल। ठीक है, ये हो गया कणिका में श्वेत रुधिर कणिकाएं। अब देखिए कणिका रहित श्वेत रुधिर कणिकाएं, यहाँ से क्वेश्चन निकल के आता है कि लिम्फोसाइट और मोनोसाइट से बहुत ज़्यादा क्वेश्चन जो है वो पूछे जाते हैं। लिम्फोसाइट और मोनोसाइट किसके प्रकार है, तो यह डब्ल्यूबीसी के प्रकार है। ठीक है, यहाँ तक चीज़ें समझ में आ गई। अब आगे बढ़ते हैं। अब डब्ल्यूबीसी के मुख्य काम को देख लेते हैं। इनका मुख्य काम क्या है, रोग के जीवाणुओं को नष्ट करके शरीर को सुरक्षा प्रदान करना। शरीर को सुरक्षा प्रदान करना का काम किसका है, तो डब्ल्यूबीसी का। इसलिए इन्हें शरीर रक्षक भी कहा जाता है। ध्यान से समझिएगा, जब कोई रोग का जीवाणु शरीर में प्रवेश करता है तो ये तुरंत चारों ओर से घेरकर उससे युद्ध करके उन्हें नष्ट करते हैं। यानी डब्ल्यूबीसी की मात्रा अगर हमारे शरीर में कम हो जाएगी तो हमारी रोग प्रतिरोधक क्षमता भी क्या है, वह भी कम हो जाएगी। ठीक है, मच्छर या फिर चींटी के काटने पर त्वचा पर जो दिदोड़ा पड़ जाता है, यानी जो लाल रंग के दिदोड़े पड़ जाते हैं, वो वास्तव में श्वेत रक्त कणों के ही समूह जो है होते हैं, जो उस स्थान पर एकत्र हो जाते हैं और जो है वह कीटाणुओं को आगे बढ़ने से रोकते हैं, संक्रमण को आगे बढ़ने से रोकते हैं। तो यहाँ तक चीज़ें समझ में आ गई कि उसके मुख्य काम क्या है डब्ल्यूबीसी का। तो हमारे बॉडी में
सुरक्षा प्रदान करना। आगे देखते हैं रक्त बिंबाणु, इसे कि प्लेटलेट्स भी कहते हैं। अभी मैंने बताया कि आरबीसी, डब्ल्यूबीसी और प्लेटलेट्स ये रक्त कणिकाओं के ही पार्ट हैं। तो आरबीसी और डब्ल्यूबीसी को हम लोगों ने देखा। अब आगे हम लोग देखेंगे ब्लड प्लेटलेट्स, यानी कि प्लेटलेट्स बिंबाणु जिसको भी कहते हैं। देखिए इनका निर्माण भी अस्थि मज्जा में होता है। कहाँ होता है? तो अस्थि मज्जा में इनका निर्माण होता है। इनका मुख्य कार्य रक्त को जमने में सहायता करना तथा यह रोग से शरीर की रक्षा भी करते हैं। इनकी कमी से शरीर में सूजन आ जाती है। एक स्वस्थ व्यक्ति के शरीर में 4.5 लीटर रक्त होता है। ध्यान दीजिएगा, एक स्वस्थ व्यक्ति के शरीर में कितने जो है लीटर रक्त होने की आवश्यकता होती है? तो 4.5 लीटर तक रक्त होता है, जो सदैव तरल अवस्था में रक्त नलिकाओं से होकर गुजरता रहता है। ठीक है, यानी कि स्थिर नहीं रहता है। यहाँ तक चीज़ें समझ में आ गई। अब आगे देखते हैं। ये तो हो गए रक्त के काम। कौन कौन से काम हो गए? शरीर के तापक्रम पर नियंत्रण रखना, ऑक्सीजन का वितरण करना, पचे हुए भोजन का वितरण करना और व्यर्थ पदार्थों का निष्कासन करने में सहायता करना, विभिन्न ऊतकों को गीला रखना, हार्मोन्स का वितरण करना और रोगाणुओं को नष्ट करना। ये सब क्या है? ये सब ब्लड के काम है। ठीक है, अगर आप लोगों को चीज़ें समझ में ज़्यादा समझना है तो आप लोग इसको स्क्रीनशॉट लेके लिख सकते हैं। अदरवाइज मैं इस चैप्टर का पीडीएफ जो है अपने टेलीग्राम लिंक पे, टेलीग्राम चैनल पे शेयर कर दूंगी। वहाँ से भी आप लोग मुझे ज्वाइन कर लीजिएगा। टेलीग्राम चैनल का लिंक मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में छोड़ दूंगी। अब आगे बढ़ते हैं। अब देखिए ब्लड ग्रुप यानी कि रक्त वर्ग को हम लोग देखेंगे। तो देखिए कितने भागों में विभाजित है? तो 4 भागों में विभाजित है। कौन कौन सा? ग्रुप ए, ग्रुप बी, ग्रुप ए बी और ग्रुप ओ। अब इन सब के लिए थोड़ा थोड़ा देख लेते हैं कि ए बी वर्ग का रक्त साधारणतः सभी वर्गों के रक्त को स्वीकार कर लेता है। यानी कि जो ए बी वर्ग का ग्रुप है यह सभी वर्गों के ग्रुप को, वर्ग के रक्त को स्वीकार कर लेता है। इसलिए इसे क्या कहते हैं? इसलिए इसे कहते हैं सर्वग्राही, यानी कि किसी का भी यह रक्त जो है वह कमी होने पर ले सकता है, अतः इसे सर्वग्राही कहते हैं। वर्ग ओ का रक्त सभी को दिया जा सकता है, यानी कि ए बी जो है वह सर्वग्राही, यानी किसी का भी रक्त वह एक्सेप्ट कर लेगा। जबकि ओ क्या है? ओ क्या है? वह ओ जो है वह किसी को भी अपना रक्त दे सकता है। तो इसलिए इसे क्या कहते हैं? इसलिए इसे सर्वदाता कहते हैं। किसको सर्वदाता कहते हैं? तो ओ को सर्वदाता कहते हैं और ए बी को सर्वग्राही कहते हैं। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट था, इसलिए मैंने आप लोगों को बताया। अतः इस वर्ग का रक्त सर्वदाता कहलाता है। ठीक है, यहाँ तक चीज़ें समझ में आ गई। अब आगे देखते हैं। आगे आज का सेशन यहीं पे ख़त्म करते हैं। कल हम लोग देखेंगे रक्त परिसंचरण तंत्र, यानी कि कैसे हमारे शरीर में रक्त जो है वह तरल पदार्थों में, तरल अवस्था में जो है पूरी तरीके से परिभ्रमण करता है। उसके काम और भी ज़्यादा डिटेल में डिस्कस करेंगे। तो आप लोग जुड़े रहिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।